देखिए समझिए आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अगला मूल अधिकार है कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक अधिकार। इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना है। हमारे देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक डिबेट बनी हुई है, माइनॉरिटीज वर्सेस द मेजॉरिटीज। कैसे पता लगता है कि कोई समुदाय भारत में अल्पसंख्यक है और कोई बहुसंख्यक है? सीधा सा फॉर्मूला है, देश की कुल जनसंख्या 141 करोड़, इसमें 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं, बाकी जो 20% बच गया है उसमें मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी है। 15% मुसलमान और बाकी 5% में सब आधे। 100 में से अगर 50% से ज्यादा किसी एक कम्युनिटी का नंबर है तो बाकी सब 50 से कम हो गए। सो अगर हम रिलेटिवली बात करते हैं, 50 से अधिक वाला मेजोरिटी, 50 से कम वाला माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। अल्प यानी कम, वेरी फ्यू इन नंबर, संख्या यानी संख्या में। अब बात मत करो भाई, इधर सुन लो। अरे इधर इधर, तो इंडिया में हिंदुओं के अलावा सभी अल्पसंख्यक हैं। ऑल द कम्युनिटीज आर माइनॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द हिंदूज।
जब पूरी जनसंख्या में 80% हिंदू आ गया तो तुम तो हो गए बहुसंख्यक मेजोरिटी, बाकी 20% में रह गए सभी धर्म। तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को पहचानने का तरीका है। फिर इसको रीजनल वाइज देखा जाता है। जैसे मान लो ओवरऑल जनसंख्या में मुसलमान अल्पसंख्यक है, दिख रहा है, जैन बौद्ध सिख भी है, लेकिन किसी रीजन विशेष में जाएंगे, जैसे पश्चिम बंगाल के किसी पूर्वी वाले हिस्से में मुसलमान मेजोरिटी में, हिंदू माइनॉरिटी है। पश्चिमी यूपी में, देन मुरादाबाद, बरेली, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, इन सब में मुसलमान मेजोरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी है। तो एक तो पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर देखा गया है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, 50 से ज्यादा जिसकी संख्या वो बहुसंख्यक, कम है वो अल्पसंख्यक। तो पूरे कंट्री में अगर देखोगे तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में हिंदू माइनॉरिटी है, वो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक नहीं है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, तो क्या वो पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं? पूरा गांव जाटों का है, उसके बीच में 2 एससी समुदाय के लोग रहते हैं, तो अब आपको इन जाटों के बीच अपनी जो भी परंपरा होती है उनको फॉलो करना है। या तो गांव के लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है कि 100% आप अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो, अदरवाइज उस दिन प्रॉब्लम आएगी जब एससी कैटेगरी का लड़का घोड़े पर बैठ करके पूरे गांव की परिक्रमा लगाएगा बारात में जाने से पहले। जाट या राजपूत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो क्या प्रॉब्लम आ रही है, पूरा गांव जाटों का, 2 घर किसी और समुदाय के, इसलिए मुझ पर दबाव है, मैं खुल के और पूरे इज्जत सम्मान के साथ नहीं जी सकता। यही कंसेप्ट पूरे कंट्री पर लागू हो रहा है। अगर जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, तो क्या बहुत ज्यादा जनसंख्या हिंदुओं के, तो हिंदुओं के बीच में हम पूरे इज्जत सम्मान के साथ और ऊंची आवाज में बात करके रह सकते हैं क्या? साधारण उत्तर है नहीं, क्योंकि जिनकी ज्यादा जनसंख्या होती है उनके बीच में आप बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, मारपीट हो जाएगी, उठा के फेंक देंगे आपको। सो हमारा संविधान इस बीच में आएगा और इनको सेफ गार्ड देगा, गारंटी देगा। अगर आपकी संख्या 5 लोग भी हैं पूरे कंट्री में, सो यू कैन एंजॉय योर राइट्स फ्रीली। बहुत कम हो तो भी ज्यादा संख्या वाले हिंदुओं से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे गांव में एक अकेला आपका घर हो। अब ये समस्या कहां पर आएगी, पूरा मोहल्ला कॉलोनी मुसलमानों की है, उसमें 4 घर हिंदुओं के। अब हिंदुओं में दम है तो तुम नवरात्रा करके बता दो, अब तुम गणेश जी, हनुमान जी महाराज की जयंती मना के बता दो, दिक्कत आएगी। और 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान है तो आराम से रह सकता है, मुश्किल बहुत कम आएगी या बिल्कुल ही नहीं आएगी। सो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का जो कंसेप्ट है इंडिया में इसलिए बिगड़ा हुआ है, एक ही धर्म, एक ही जाति के लोगों के बीच में दूसरे धर्म जाति का व्यक्ति क्या तुम्हारी तरह, तुम्हारे जैसे सम्मान के साथ रह सकता है? हमारा संविधान गारंटी दे रहा है, हाँ, हर व्यक्ति को, चाहे संख्या कम है ज्यादा है, तो देन दोनों को बराबर राइट्स मिलेगा। तो आर्टिकल 29 और 30 माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड देता है। अब जिनकी संख्या कम है उनको डर क्या बना हुआ है, उनको डर ये बना हुआ है कि हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज, और हमारी स्क्रिप्ट, लिपि और कल्चर, ये समाप्त होने वाली है भारत में। अब ये बात काफी सही है कि 50 साल बाद हो सकता है ये चीजें परमानेंट एक्सटिंक्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं। मुसलमानों की भाषा है फारसी, अरबी और तुर्की। इंडिया में एनसीईआरटी किताब चलती है, वो फारसी, अरबी, तुर्की में नहीं छपती, लेकिन अन्य भाषाओं में छपती है, वो रीजनल लैंग्वेज में। तो जब मुसलमान बच्चों को पढ़ना है एनसीईआरटी सीबीएसई स्कूल में, तो देन वो फारसी, अरबी में ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। नहीं पढ़ पाएगा तो धीरे धीरे अपनी भाषाओं से डिस्टेंस बनेगा, हाँ, दिक्कत आएगी। ऐसे ही जैन धर्म की भाषा प्राकृत, प्राकृत भाषा में कोई बुक नहीं छपती इंडिया में, ना इंडिया का कोई एग्जाम होता है। बौद्ध धर्म की भाषा पाली, उसमें भी नहीं। सिख धर्म के लोगों की भाषा गुरुमुखी लिपि, पंजाबी, उसमें भी नहीं इंटरनेशनल लेवल कोई एग्जाम हो रहा। तो अगर आप हमारी भाषाओं में किताब नहीं छापोगे, स्कूल कॉलेजों में परमिशन नहीं दोगे, तो ये भाषाएं बनने में 2-2 हजार साल का समय लगा है, तो ये भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। और हमारी पूरी कल्चर भाषाओं में तो लिखी हुई है। तो देन हमारा संविधान क्या कह रहा है, सभी माइनॉरिटी, ऑल द माइनॉरिटी, सभी अल्पसंख्यकों को ये गारंटी है
कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को मेंटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। संविधान ने गारंटी दे दी, यू कैन मेंटेन योर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। कैसे? ये तो किताब है संविधान, तो एक बुक का नाम ही तो संविधान है, उसमें लिखा हुआ है। किताब में लिखा होना अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पर जब हम जमीन पर देखते हैं तो वैसा प्रैक्टिकली दिखता नहीं है हमको। तो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कैसे होगा? इसके लिए आर्टिकल 30 आएगा। तो आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को कैसे जिंदा रख सकते हो आप? इसके लिए आपको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने होंगे, शिक्षा संस्थान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश, सेंट सोफिया कॉलेज अजमेर, सेंट जोसेफ एकेडमी नई दिल्ली, श्री वर्धमान महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। तो सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला हुआ है कि आप अपने एजुकेशन ऑर्गेनाइज बनाओ। उत्तर प्रदेश में 80,000 से ज्यादा मदरसे इस्लाम में स्कूल को मदरसा कहा जाता है। मदरसे से नीचे और होता है मकतब, प्राइमरी तक की एजुकेशन, मकतब देन मदरसा। अब गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर्ड है, तो मदरसों में फर्नीचर, कूलर, पंखा और मौलवी की सैलरी गवर्नमेंट पे करती है। अब चूंकि गवर्नमेंट पे कर रही है वो मदरसा, हिंदू बच्चे भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं बहुत कम, ना के बराबर। सो उस मदरसे में 100% आप अरबी, फारसी, तुर्की भाषा में नहीं पढ़ा सकते। 2 पीरियड, 2 घंटे आप बच्चों को अरबी, फारसी, तुर्की में पढ़ाओ। बाकी 4 जो घंटे, 4 पीरियड बच्चों का, एक इंग्लिश का, एक जीके का, एक मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का आना चाहिए। क्योंकि मदरसे से पढ़ने के बाद ये जो भीड़ निकलेगी लाखों की फौज, ये फौज आगे जाकर के करेगी क्या देश में? सभी नहीं, वो 1-2 आदमी है जो भटक जाता है लाइन से, मतलब कुछ एजेंसीज के रैकेट में फंस जाता है। एक मेजोरिटी नहीं, पूरा धर्म खराब नहीं है। धर्म में जैसे हिंदुओं में भी कुछ लोग आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, पूरे धर्म को, पूरे समाज को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, काफी अच्छे लोग भी हैं। तो आर्टिकल 30 ने क्या कह दिया? आप अपने स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, उन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी भाषा में किताब छपाओ और पढ़ाओ। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है। 50% सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित है, 50% अनरिजर्व है, कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ रहे हैं लोग। 50% सीट जो मुस्लिम्स के लिए हैं, उनमें अरबी, फारसी, तुर्की में पढ़ाई होती है। कोई भी कोर्स कर लो। अब टॉप यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया, इमाम का कोर्स कर लो, आप मौलवी का कोर्स कर लो, उसके बाद क्या होगा? जामा मस्जिद का हेड बनोगे आप दिल्ली। ऐसे ही हिंदू धर्म में बहुत बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, वैदिक विद्यालय के नाम से सीरीज चल रही है पूरे। तो यहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषद की पढ़ाई करने से क्या होगा? हिंदू धर्म में पहले आप कथावाचक बनोगे, कथा कहोगे, भागवत कथा हो रही है आपके शहर में, गांव में, 25 लाख रुपए लिए हैं आपने 7 दिन के लिए। कथावाचक रूप में अभी प्रैक्टिस हो जाएगी 10-12 साल, फिर आपका प्रमोशन होगा महामंडलेश्वर, श्री 1008 महामंडलेश्वर रहोगे आप 15-16 साल। फिर महामंडलेश्वर के रूप में आपको सभी शास्त्रों को ओरली लर्न करना होगा। महामंडलेश्वर के बाद फिर आपका लास्ट प्रमोशन होगा शंकराचार्य। तो हिंदू धर्म में टॉप जो सीट है धर्म में, वो है शंकराचार्य, से ऊपर कोई सीट नहीं है। तो अगर आप केवल संस्कृत में पढ़ते हो वेद, पुराण, उपनिषद को, तो आपका धार्मिक क्षेत्र में टॉप सीट इंतजार कर रही है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना, आपको एक ओपन स्टडी करनी है, मैं इंडिया का कोई भी एग्जाम देना चाहता हूं, फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आर्टिकल 30 ने अल्पसंख्यकों को कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे बनाओ, सरकार से रजिस्ट्रेशन कराओ, अपनी भाषा में किताब छापो, सरकार मान्यता देगी, डिग्री बांटो, सर्टिफिकेट दो, गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये सब बना लिया देश में। फिर सरकार ने लिखा है कि भाई सरकार का जब मन होगा आपकी संपत्ति को छीन लेगी। तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप तोड़ सकते हो? हाँ। आधार क्या है? एएमयू के आगे से जो रोड जा रही है वो 2 लेन की है, उसके सामने की रोड को एक्सप्रेस वे बनाओ 8 लेन का, डिवाइडर के बीच में लेफ्ट साइड में 4 लेन और राइट साइड में 4 लेन। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गई इस राडार पर। तो देश के विकास के लिए सरकार किसी की भी संपत्ति को छीन सकती है, आप सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा, गवर्नमेंट कैन कॉम्पेंसेट यू, मुआवजा देगी।
अल्पसंख्यक हाँ वो कम मिलेगा काफी, मतलब आप ये नहीं कह सकते 200 करोड़ कीमत है यूनिवर्सिटी 200 करोड़, नहीं सरकार कभी नहीं देगी, कम पैसा। तो गवर्नमेंट के पास किसी की भी संपत्ति को छीनने का अधिकार है, बिकॉज नेशन के इंटरेस्ट में एक्सप्रेस वे बनेगा तो पूरे कंट्री में स्पीडी ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा, ट्रेड कॉमर्स रन करेगा। तो अल्पसंख्यकों की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सरकार तोड़ती है, संपत्ति पर कब्जा करती है, तो कंपेंसेशन देना मस्ट है। लेकिन अगर हिंदू बहुसंख्यक हिंदुओं का अगर मंदिर तोड़ा गया है, किसी बिल्डिंग को हटाया गया है, तो गवर्नमेंट मुआवजा देने के लिए बाउंड नहीं है। अल्पसंख्यकों के मामले में ये बाउंडेशन है, बहुसंख्यक के मामले में गवर्नमेंट बाद। अब जैसे हिंदुओं ने बीच रोड पर हनुमान जी का मंदिर बना रखा है, खुद पूजा करके चले जाते हैं, हनुमान जी पॉल्यूशन में रहते हैं दिन और रात, उनको अस्थमा की बीमारी हो गई पॉल्यूशन से। तो अब जेडीए या नगर निगम आएगा, हनुमान जी के मंदिर को शिफ्ट कर देगा, यहां से हटाकर दूसरे जगह रख देगा उसको, मूर्ति को, हिंदुओं में समझा देगा मैं से ले जाऊं। सो अल्पसंख्यकों को दोनों प्रकार का अधिकार यहाँ पर मिला हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकों को जितना अधिकार मिला हुआ है उतना दुनिया का कोई देश अधिकार देता ही नहीं है। जैसे आप बार बार हम कहते हैं भाई अमेरिका में मुसलमान रहता है, अरे अमेरिका में वो मुसलमान रहता है जो बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड है और एक बेटर लाइफ के लिए अमेरिका में गया है। इंडिया में वो मुसलमान रहता है जो यहीं पैदा हुआ है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, और सुबह से शाम तक 200 मुर्गे काटता है। दैट्स द डिफरेंस, माइंडसेट में अंतर आएगा इसमें। इसलिए अमेरिका ने जो ईसाई कानून बना रखे हैं वो इतने सख्त हैं कि तुमको उतनी सांस देता है अमेरिका जितनी जरूरत है। भारत में आप जरूरत से ज्यादा सांस ले रहे हो, पौधे कम है, सांस आप ज्यादा ले रहे हो। इसलिए तो कहा जाता है कि दुनिया में जितनी फ्रीडम है उतनी फ्रीडम कहीं भी नहीं मिलेगी। आप अमेरिका में राष्ट्रपति नारा लगा के बता दो और इंडिया में एक भी दिन बता दो जब नारा नहीं लगता हो, कितना बड़ा अंतर है। इतनी फ्रीडम दे देगा कोई? पुलिस आसानी से अरेस्ट भी नहीं करती। उत्तर प्रदेश का मामला अलग है कि मुख्यमंत्री थोड़ा टेढ़ा आदमी है, डंडा करके रखता है, वो वहां ये सारी गतिविधि नहीं होगी, और मुख्यमंत्री ठंडे एकदम, वहां तो कोई एक्शन ही नहीं होता, आप कुछ भी बोलो। चलिए अगला फंडामेंटल राइट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार शब्द प्रयोग किया है संविधान के साथ। ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं, अगर इन मूल अधिकारों को कोई सरकार या एजेंसी, पुलिस या प्राइवेट व्यक्ति हमसे छीन लेता है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम अपने मूल अधिकारों के बिना अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अपनी पसंद से पढ़ने का, नौकरी का, बिजनेस का अधिकार, पूरे देश को घूमने का अधिकार, मकान बनाने का अधिकार, धर्म को मानने का, प्रचार का अधिकार, ये सभी अधिकार सीज हो जाएं, बंद हो जाएं, तो जीवन में ऊर्जा खत्म हो जाएगी, नीरसता आ जाएगी, निराश हो जाएंगे, लाइफ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो अगर फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राबीन किया जाता है, इनको समाप्त किया जाता है, इनको बैन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वी कैन गेट रिलीफ, हमें रिलीफ चाहिए, सहायता, उपचार फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है तो उस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से उपचार ले सकते हैं, इलाज। बीमार पड़ने व्यक्ति इलाज लेता है डॉक्टर से इलाज लेने के बाद, दवाइयां खाने के बाद वो ठीक होने लगता है ना। तो वैसे मूल अधिकार अगर हमारे छिन जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली हम बीमार पड़ जाएंगे, परमानेंट बीमार हो जाएंगे। दोबारा से लाइफ में एनर्जी लाने के लिए वो फंडामेंटल राइट्स आपको रेस्टोर करना पड़ेगा, फिर से मुझे देना होगा। तो उस मूल अधिकार को कैसे लिया जाएगा, इस वाले फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है। एक क्वेश्चन इस पर आता है, हमने लिखा हुआ आर्टिकल 32 वर्सेस 226, अनुच्छेद 32 बनाम 226। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार मिला है 5 प्रकार की रिट जारी करने का, और अनुच्छेद 226 में अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट को, किसी भी हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का। अब इस पर क्वेश्चन आता है तो 2-3 पॉइंट्स का समझ लो इसको। कई बार कहा जाता है कि भाई हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन इज ग्रेटर देन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट होता है, मतलब नीचे वाला कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता है। तो छोटे वाले कोर्ट की पावर बड़े कोर्ट से ज्यादा कैसे हो सकती है, लेकिन यहां पर है, कैसे देगी समझिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाओगे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर कि जज साहब मेरे इस मूल अधिकार का उल्लंघन होने, मतलब एडवोकेट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, आपका पिटीशन जाएगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता आपको रिलीफ रेमेडी उपचार देने से, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट्स।
लेकिन अगर मैंने हाई कोर्ट से कांटेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं है दिल्ली में, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर जाऊंगा या जोधपुर जाऊंगा, उस केस में हाई कोर्ट के पास मना करने का अधिकार भी है, बिकॉज 226 पार्ट 3 में नहीं आता, ये 226 पार्ट 6 में आएगा आगे, और पार्ट 6 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट ना भी कर सकता है, हाँ भी कह सकता है आपको उपचार देने के लिए। तो सोचो मेरे पास ना कहने का अधिकार भी है, तुम्हारे पास नहीं, तुमसे बड़ा हुआ ना मैं, इस पॉइंट्स पर कहा जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट 100% आपको कोई ना कोई रेमेडी, आपको रिलीफ देगा, 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट से अगर ये रिलीफ मिलेगा तो इसका इम्पैक्ट पूरे देश पर होगा, और हाई कोर्ट से अगर उपचार लोगे तो एक राज्य की सीमाओं के भीतर ये लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के पास मना करने का अधिकार भी होता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की जो प्रभावशीलता दोनों एक, ये इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में गए तो बड़ा कोर्ट है उससे बहुत जल्दी रिलीफ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डिग्री में कोई अंतर नहीं है, डिग्री दोनों की बराबर रखी गई है। बस इसकी सुविधा इसलिए दी गई है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु में रहता है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, इन दोनों के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर है, और हम रहते हैं जयपुर में, जयपुर से दिल्ली की दूरी 250 किलोमीटर मान लो, तो मेरे लिए दिल्ली एक्सेस करना, दिल्ली पहुंचना बहुत ही 5 घंटे का काम है, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार। लेकिन चेन्नई में कोई आदमी रहता है, उसे सुप्रीम कोर्ट आना है मूल अधिकारों के मामले में कंप्लेन करने के लिए, तो 2000 किलोमीटर कैसे पहुंचेगा? पहले तो प्लान करेगा कौन सी ट्रेन से जाऊं, ट्रेनें तो हमेशा फुल रहती हैं, रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं, और जनरल डब्बे से यात्रा करने का मतलब है कि बीच रास्ते में मरने की संभावना है। सो चेन्नई के व्यक्ति के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है? दिल्ली पहुंचने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर उधर से इतना ही, तो इसलिए क्या रास्ता निकाला गया है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द चेन्नई हाई कोर्ट, देयर इज नो नीड टू एक्सेस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट में चले जाओ, वहीं पर सेम रिलीफ आपको मिल जाएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। अब हाई कोर्ट जब मना करता है कि मैं आपके मामले में उपचार दे दूंगा, लेकिन उपचार रिट जारी करके नहीं, मैं एक एडमिन ऑर्डर से करा दूंगा आपका काम। अब कई बार होता है कि भाई पेशेंट बहुत सीरियस है तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर कहता है नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बिना ऑपरेशन की हो सकता है, अभी हम इसको मेडिकेशन पर रख रहे हैं। एक डॉक्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, मामला बहुत बिगड़ चुका है, ऑपरेशन मस्त है और आज ही करना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ऐसा ही सर्जन है, ऑपरेशन और करने नहीं करने का डिसीजन ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा सर्जन है जिसको ऑपरेशन करना ही आता है, उसको मेडिकेशन पर, दवाइयों पर रखना, वेंटिलेटर पर रखना पेशेंट को आता ही नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट बढ़ा जा रहा है इसमें। लेकिन दोनों ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। रिट शब्द लैटिन भाषा का था, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, और ये शब्द आया कहां से? इंग्लैंड के राजा रानी अपने अधिकारियों के खिलाफ ऐसे आदेश जारी करते थे जिनको रिट कहा गया बाद में। मैंडेटरी ऑर्डर्स, ऑफिशियल ऑर्डर्स आर कॉल्ड द रिट। सरकारी आदेश, सबसे बड़े आदेश, सबसे ऊंचे आदेश को रिट कहा जाता है, जो बाध्यकारी होता है। कह दिया मतलब 100% एक्शन होगा, एक आदेश है वो दे दिया, पता नहीं कार्रवाई हुई कि नहीं, वो नहीं। तो इंग्लैंड में ब्रिटिश क्राउन ने इस सिस्टम को बनाया था, और हमने इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम को संविधान में लिया है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ ये वाला फीचर्स भी आ गया है। तो 5 प्रकार की जो रिट हैं, इनमें कई तरीके से क्वेश्चन आता है, समझिए। देखिए ऊपर की जो 3 रिट हैं और नीचे के 2 रिट हैं, इनकी नेचर में अंतर है, ये पूछा जाता है। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। परमादेश मैंडेमस, परम सबसे बड़ा आदेश, हाईएस्ट ऑर्डर। जैसे मान लीजिए आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, तहसीलदार के ऑफिस में, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का कोई मामला था, अब तहसीलदार ने आपको वेटेज नहीं दिया, ठीक है, आपका काम नहीं हो रहा और बार बार आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तब इससे आपका टाइम किल हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सरकारी ऑफिस में बैठा हुआ अधिकारी सरकार का, जनता का सेवक है, नौकर है, उसे काम करना होगा पब्लिक का, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है, मेरे मामले में तीव्र गति से सुनवाई करना मूल अधिकार में आता है। स्पीडी ट्रायल, स्पीडी एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया।
तहसीलदार तो 2 महीने चक्कर कटा रहा है। तो तेरे को घूस खानी है तो बोल देना अपने पीए के माध्यम से, कितने हजार खाएगा। नहीं देख लूंगा, अभी नहीं हुआ, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारी जाति क्लियर नहीं है, मैंने चेक करवाए। क्लियर बताओ, डिले नहीं। आप तहसीलदार हो, आपकी नौकरी है, हम भी कहीं का कोई काम धंधा करते हैं, हमारी नौकरी, हम भी परिवार चलाते हैं। सो आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों का इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते मैं तहसीलदार हूं, मैं आपसे बड़ा अफसर हूं, सो माई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट देन यू। तो हमारा संविधान क्या कह रहा है, छोटे बड़े का मामला ही नहीं है, सभी के अधिकार यहाँ पर बराबर हैं। तो तहसीलदार काम करना ही नहीं चाहता, मूड बना लिया, या डीएसपी के ऑफिस में फंस गए आप, कलेक्टर के ऑफिस में फंस गए आप, तो इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन जारी करनी है, किस अधिकारी की वजह से मेरा स्पीडी ट्रायल का फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया है, मुझे इसके ऑफिस में वो समानता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परमादेश, सबसे बड़ा आदेश, हाईएस्ट ऑर्डर जारी किया, मैंडेमस, वी कमांड द अथॉरिटी। अब आपने तहसीलदार के खिलाफ कंप्लेन की है, तो तहसीलदार का बड़ा अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, तो ये रिट जाएगी जिला कलेक्टर के नाम से। जब ये रिट जारी होती है तो ये मैंडेटरी होता है, विद इन 24 घंटे में एक्शन लेना जरूरी है इस पर। 24 घंटे में एक्शन लेकर के कलेक्टर को ऑनलाइन रिपोर्ट करनी है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को, यस सर एक्शन हैज बीन टेकन, ही हो गया है मामला। तब तो कलेक्टर की नौकरी बचेगी शाम तक। ये है इसका प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में इतनी ताकत, 24 घंटे में काम होगा, पूरी मशीनरी की सांस फूल गई। कलेक्टर बोल रहा है यार तूने कंप्लेन किया होगी, मैं तेरा काम कर रहा था ना। सर अब आप पोलाइटली बोल रहे हो, पहले तो आप कलेक्टर के हिसाब से बात कर रहे थे, आपके पीए ने 5 बार तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया चैम्बर में, साहब बिजी है। आप कौन से काम में बिजी हो ऐसा? मेरा कोई काम नहीं है क्या? मैं फालतू हूं इस देश में? जबकि आप पब्लिक सर्वेंट हो, अच्छे से जानते हो, आप मेरे नौकर हो और राजा की तरह आप ट्रीट करते हो, और अब गिड़गिड़ा रहा है, ऊपर से डंडा आया ना, अब परेशान हो रहा है, कंप्लेन क्यों की? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब ये रिट जारी करता है तो ये रिट दोनों के खिलाफ जा सकती है, मोस्टली एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारी, सेना के अधिकारी, और न्यायाधीश के खिलाफ भी जा सकती है। लोअर कोर्ट, जयपुर का जिला जज आपके मामले में लगातार डेटिंग कर रहा है, तारीख पर तारीख दे रहा है, तो देन परमादेश की रिट मुख्यतः कार्यपालिका के खिलाफ जाएगी जो अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नीचे के न्यायालय के न्यायाधीश को भी कोई ऑर्डर दे सकता है कि यू हैव टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज ऑनेस्टली, अगर कोई ऐसा कंप्लेन आता है तो परमादेश की रिट कौन जारी करेगा? सुप्रीम का हाई कोर्ट। किसके विरुद्ध जारी करेगा? कार्यपालिका, और कभी कभी न्यायपालिका के खिलाफ जाएगी। कब जारी करेगा? जब कार्यपालिका और न्यायपालिका में बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी जनता की शिकायतों पर तीव्र गति से एक्शन नहीं ले रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इससे टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स जा रहा है। ये मैंडेमस की रिट तब आएगी। अधिकार प्रक्षा क्यू वारंटो, संस्कृत में लिखा हुआ अधिकार प्रक्षा, अधिकार के साथ पूछना, कौन से अधिकार से आप एनडीए में सेलेक्ट हुए? पहली पोस्टिंग लेफ्टिनेंट के रूप में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है व्हाई व्हाट अथॉरिटी, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है, क्या आपने एनडीए की परीक्षा दी थी, 3.5 साल फाउंडेशन कोर्स किया था खड़गवासला पुणे में, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, देन आपका फर्स्ट पोस्टिंग 4 साल के बाद लेफ्टिनेंट हुआ। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको ये दिखाना है सुप्रीम कोर्ट में, यस मैं 2026 के बैच में एनडीए में सेलेक्ट हुआ था, एनडीए फर्स्ट में, ये मेरा खड़गवासला का एडमिट कार्ड है, ये मेरी पोस्टिंग के ऑर्डर हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किए। अगर ये सब नहीं है और आपने बिना एग्जाम दिए एनडीए में एंट्री की है, यूपीएससी से 1.5 करोड़ में पेपर लीक कराया, पेपर 2 दिन पहले मोबाइल पर आ गया, तो देन आपकी पर्दे के पीछे से बैकडोर से एंट्री हुई है। भारत में बहुत सारे लोग बिना परीक्षा दिए डायरेक्ट पोस्टिंग पे जा रहे हैं। अब एनडीए तो चूंकि टॉप सर्विस है ना इंडियन आर्मी की, तो इतने लेवल का घपला तो नहीं होगा, छोटा हो सकता है। किसी को एसएससी में जाना है, बैंक पीओ में जाना है, तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तुम तो सौदा करो टेबल पर बैठ करके, ये रहा 50 लाख, 25 लाख एडवांस मेरे नाम से और आप एग्जाम दे देना, फाइनल लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा, जब पहली पोस्टिंग हो जाएगी 25 लाख बाद। तो भारत की 20% नौकरियां अब इस तरीके से मोटे पैसे में बिक रही हैं। फिर आपको बाद में पता लगेगा कि यार
किसी व्यक्ति ने आपके जान पहचान का था तैयारी नहीं की, और हम तैयारी कर करके पतले पड़ गए और माइंड टेंशन से फटा जा रहा है। ये पैसे के दम पर बड़ी बड़ी नौकरियां लेते जा रहे हैं, बुरा तो लगना ही है। संविधान कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, समानता का अधिकार है, तो यहाँ तो असमानता हो रही है। पैसे वाला जैक चेक वाला आदमी पर्दे के पीछे से एंट्री कर गया, तो अब आपको क्या है उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाने कि इसने इस वाले बैच में एग्जाम दिया ही नहीं था, सिलेक्शन कैसे हुआ, तो घपला है। आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कंप्लेन करोगे कि ये जज साहब ये मेरे समानता के अधिकार का उल्लंघन है, कानूनी नजर में हम दोनों समान नहीं है, इसको गलत तरीके से पोस्टिंग मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कौन से परीक्षा, यानी पूछना कौन से अधिकार के साथ एसएससी में फर्स्ट ग्रेड के अफसर बने हो और हॉट सीट पर बैठ के डिसीजन ले रहे हो, 90,000 रुपए पर मंथ सैलरी ले रहे हो, कौन से अधिकार के साथ? क्या तुम्हारे पास अधिकार है फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर बनने का? यस, तो शो कर दो। 2026 में ये एडमिट कार्ड आया था ऑनलाइन ऑफलाइन, ये रोल नंबर था, जयपुर में टैगोर पब्लिक स्कूल सेंटर था, स्कूल का रिकॉर्ड मांग लिया। फाइनल लिस्ट आई थी, रिजल्ट कौन सी डेट को आया था? एसएससी की वेबसाइट पर, इस डेट में रिजल्ट बताओ तुम्हारा कौन से वाले पेज पर आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई पूरा दिखाना पड़ेगा आपको, कौन से अधिकार के साथ आपने ये बड़ा पद प्राप्त किया। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे देश में पैसे वाले लोग, जैक चेक वाले लोग सारी नौकरियों को ले जाएंगे और ये एग्जाम सिर्फ दिखावे के लिए होंगे। मुझे और आपको गुमराह किया जा रहा है देश में, पर्दे के पीछे से बहुत सारी सीटें बिक चुकी हैं केवल मिसगाइड करने के लिए। हाँ, नहीं एग्जाम भी होता है, इतनी तैयारी के बाद इतना अच्छा पेपर जाता है, फाइनल सिलेक्शन तो होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें चल रही है हमारे देश में। तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, समानता के अधिकार का उल्लंघन है, मेरे अधिकार का उल्लंघन हुआ है, सो आई वांट अ रिलीफ, मुझे उपचार चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बंदी बनाना, किडनैप करना या डिटेन करना, अरेस्ट करना गलत है। एक व्यक्ति को हम आर्बिट्रेरी मनमाने तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार है, अपनी शर्तों पर जीवन जियो, आप किसी के दबाव में काम करना ही नहीं है, जो आपका मन चाहता है। आप पक्षी की तरह स्वतंत्र हो, पक्षी का जब मन होता है किसी पेड़ पे बैठता है, किसी समुद्र के ऊपर से निकल जाता है, वो डिसाइड करता है। घर वाले आपके पीछे खड़े हुए हैं सपोर्ट लेकर के, घर वालों को आपको ये बताना है कि मुझे ये वाला एग्जाम देना है, ये बिजनेस करना है, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, मेंटली सपोर्ट करेंगे। तो घर वालों को ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, डिसीजन आपका है, फील्ड में आगे कहां पर जाना है ये आपको डिसाइड करना है। घर वालों का हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट में क्या हो रहा है? अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कहीं बंदी बना करके डिटेन कर दिया गया है, पुलिस थाने में रिपोर्ट लगा दी, नो एक्शन, थानेदार कह रहा है ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं एक्शन नहीं हो रहा, डीएसपी से 4 बार मिल लिए, पता नहीं, अब मन में अजीबोगरीब ख्याल हो रहे हैं, पता नहीं जिंदा है भी कि नहीं, मर तो नहीं गया, कैसी हालत में होगा, मोबाइल फोन स्विच ऑफ, सारे रिश्तेदारों से पूछ लिया, यहाँ नहीं आया, टेंशन तो होता ही है, घर कोई व्यक्ति अगर गुम हो जाए तो। एसपी तक कंप्लेन कर दी, कोई एक्शन नहीं हो रहा, फिर आपको समझ में आया कि अच्छा ये पुलिस के अधिकारी है ना, ये ऐसे नहीं मानते, ऊपर से ऑर्डर लेके आओ इसके खिलाफ। कोर्ट में गए आप, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ डंडे के बल, भारत में 70% काम डंडे के बल से होता है, और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जब तक नहीं बैठाओगे ना तो अधिकारी नहीं सुनने वाले। आप मेरा तो पाला पड़ा है कई सरकारी अधिकारियों से, जब आपका कभी सामना होगा ना किसी काम को लेकर के, उस दिन आपको पता लगेगा कि सरकारी ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी कितने नालायक होते हैं। छोटे से काम के लिए ना आपके पैर पीले पड़ जाएंगे चक्कर लगाते हुए, आप मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये रिट जारी होगी, एसपी या कमिश्नर या डीआई या आईजी के खिलाफ आती है रिट सीधी। अब इस रिट में ये लिखा होता है एसपी के खिलाफ आई है कि तुम्हारे जिले में पुलिस थाने का एक केस है, एक व्यक्ति गुम हुआ है और 45 दिन हो गए उसकी कोई तलाश नहीं किया। अब सोचो एसपी के खिलाफ रिट आई है तो एसपी की नौकरी खतरे में पड़ गई। अब एसपी टाइगर होता है जिले का और बाकी सब उसके नीचे हुआ, तो एसपी क्या कह रहा है, मुझ पर आंच आई तो मैं डीएसपी एडिशनल थानेदार किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सबका चाय कॉफी खाना पीना कैंसिल, 24 घंटे जमीन आसमान पाताल सब खोज निकालो, ढूंढ के लाओ इसको, फिर तो मिल ही जाएगा। 24 घंटे चूहे बिल्ली की तरह स्मेल करोगे, सूंघोगे तो पक्का मिलना है वो तो। अभी तो आप निकल ही नहीं थे चैम्बर से बाहर, ऊपर से उड़ रहा है तो आप निकले बाहर फील्ड में, 10 घंटे पकड़ लिया आपने इस व्यक्ति को। कितने अपराधी गुंडे बदमाश हैं,
अगले से आता जब मुख्यमंत्री थे सबके रिकॉर्ड है पुलिस थानों में, पुलिस ने एक्शन लिया। ये योगी ने ऑर्डर दिया तभी तो एक्शन हो रहा है। जिनके नाम रिकॉर्ड है पुलिस थानों में और जिन पर केस लगे हुए हैं, सबके पैर में गोली मारो और जरूरत पड़े तो सीने में भी गोली मारो, तो गोली मारी जा रही है ना, रिकॉर्ड है तो सी आपके पास। तो आपकी सरकार तो एक्शन लेती नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से जो व्यक्ति बंदी हो गया था, जो मिस हो गया था, उसको पुलिस ढूंढ करके लाती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रेजेंट करती है। फिर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि इसको डिटेन करने का आधार सही था या गलत था। सही था तो को छोड़ वापस भेज दिया जाता है, गलत था तो रिलीज कर दिया जाता है। तो ये 3 ऊपर की रिटें ये कार्यपालिका के खिलाफ गई हैं, मोस्टली जाती हैं ये IAS IPS ऑफिसर के खिलाफ, क्योंकि ये दोनों सिविल ऑफिसर होते हैं और 99% हमारा काम सिविलियन नेचर का होता है। 1% मामले में कभी कभार हमको न्यायालय और सेना से भिड़ना पड़ता है। आर्मी से कभी कभार भिड़ना पड़ेगा जब आप रहते ऐसे एरिया में हो जहां आर्मी लगातार ऑपरेशन चला दिया। अब आप रहते जम्मू कश्मीर में, तो आपका सिविल कम है आपका और मिलिट्री मामला ज्यादा बनेगा, क्योंकि आर्मी दिन में 4 बार आती है, आर्मी रात को 2:30 बजे भी आके गए आर्मी के लोग, दरवाजा खटखटाया था, तलाशी लिए। तुम ना नहीं कर सकते, क्यों? आर्मी को फुल पावर मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में, लोगों का चैन आराम कर रखा है आर्मी ने। तो आर्मी से भिड़ंत कभी कभार हो सकती है, बाकी सिविलियन है। अब जो 2 रिट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन सर्ट्यूरारी, ये दोनों पर क्वेश्चन आता है। प्योरली जुडिशियल इन नेचर, न्यायिक। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबसे नीचे के कोर्ट के खिलाफ रिट जारी करेगा। सबसे नीचे के कोर्ट को कहते हैं जिला स्तर का न्यायालय, लोअर कोर्ट। जयपुर का न्यायालय, उदयपुर का, जोधपुर का, भरतपुर का, धौलपुर का, करौली का, गंगानगर, बीकानेर। इन जिला स्तर के न्यायालयों में जो जज बैठता है उसको कहते हैं DJ, डिस्ट्रिक्ट जज। पूरा नाम होता है इसका जिला दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट सिविल एंड सेशन जज। अब सबसे पहला जो हमारा केस है वो जिला स्तर के न्यायालय से शुरू होता है। प्राइमरी हमारा केस यहीं पर शुरू होगा और जिला स्तर के न्यायालय पे ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। वकील और जज दोनों साथ साथ चाय पीते हैं चैम्बर में बैठ के, क्योंकि वो लोकल जज है, छोटे न्यायालय के जज है, तो वो इजीली लोगों के कांटेक्ट में आ जाता है। सब्जी मंडी में मिल जाते हैं। मैं उनको एक्टिवा बिठा के ले गया जज साहब को, फिर वो बस से गए, वहां तक छोड़ा मैंने। शादी मिले वो मैरिज होम में, मैंने उनको गाजर का हलवा सर्व किया, सीट बैठने के लिए दी, कांटेक्ट बन गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लॉ में साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज सामाजिक व्यवहार नहीं कर सकते, किसी के शादी ब्याह जन्म मरण परण में नहीं जा सकते। हाँ, ये रोक लगी हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जैसे हमारा कांटेक्ट नहीं बन पाता। अरे तो हमारे घर में शादी में आएगा तब तो जान पहचान बढ़ेगी ना। अरे हाई कोर्ट के जज हमारे जान पहचान है, बोर्ड कोई काम हो तो नहीं जा सकते। इनकी सिक्योरिटी बहुत शानदार है। हाँ, इनकी बेटा बेटी को भगा लो वो अलग बात है, अदरवाइज तो कांटेक्ट नहीं हो सकता। अरे वो भी बहुत टाइट सिक्योरिटी, वो खुद भागने वाला भी तैयार हो। प्रतिषेध उत्प्रेषण समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, लीगल उस कंडीशन में होगा जब 2 लोग भाग गए, मान लो दोनों, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस के बाद विटनेसिंग होती है, गवाही होती है। अगर लड़की ने कह दिया कि मेरी मर्जी से आई हूं तो लीगल पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। अगर लड़की ने कह दिया कि नहीं इसने मुझे जबरदस्ती किया है, इसने फोर्स बनाया था, बदनाम कर दूंगा, इसके बारे में मेरा 1-2 वीडियो है, तो वो लीगल माना जाएगा। अगर लड़की की बयानबाजी पे डिपेंड करेगा सब कुछ। पहली बात हमारे आपके साथ नहीं जाएगी, वो गाड़ी के ड्राइवर के साथ जाएगी, क्योंकि ड्राइवर 24 घंटे घर में रहता है, उसी के साथ आई कांटेक्ट होता है उसका। हम और आप तो कभी कभार मिलेंगे उससे। चलो घर जा तदन, हाँ समझो आप इधर। एडल्ट, देखिए सरकार ने ये लिख दिया है कानून में, इफ यू आर एडल्ट, 18 साल से अधिक आपकी उम्र है, तो देन सरकार कहती है कि आप अपने जीवन के बारे में सही और गलत निर्णय ले सकते हो, बिकॉज यू आर एडल्ट। जब 18 साल से अधिक की उम्र में हमको गवर्नमेंट ने लिव इन के लिए लीगली अलाउ कर दिया कि आप रह सकते हो, माता पिता को बताना जरूरी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एडल्ट की परिभाषा ही रख दी ना कि आपको अच्छे से पता है ये जीवन के लिए सही है, तो यू कैन कंटिन्यू, ये गलत है तो आप नो कर सकते हो। तो सरकार ने पश्चिमी लॉ को मान लिया ना, तो प्रॉब्लम तो आ ही रही है समाज में।
अब जो मारपीट के जगह काम हो रहे थे समाज में, हत्याएं हो जाती हैं, उसमें मोस्टली केस यही है। देखिए, हाँ, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, तो लोअर कोर्ट का कोई जज अगर अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर के एक्शन ले रहा है, देखिए वकीलों को सब पता होता है कि जज साहब ने हियरिंग यहाँ तक कर ली है, इसके बाद जज साहब इसमें ये एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो देन वकील को क्या पता लगा जो आपका केस लड़ रहा था कि जज साहब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। इस मामले में जज को जमानत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जज ने 5 करोड़ रुपए लेकर के और जमानत दे दिया। आपने सुना बिहार में एक लोअर कोर्ट था, लोअर कोर्ट के जज ने भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ एक केस स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया था कि तुरंत इसको बर्खास्त किया गया, उसको डिसमिस किया गया। तो लोअर कोर्ट का जज, जब आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप केवल यहां तक अपनी पावर को प्रयोग कर सकते हो, यू कैन एक्सरसाइज योर पावर विद इन द बाउंड्री, तो अगर कोई जज कह रहा है आई कैन मैनेज, मैं कर लूंगा, बस आपको 5 करोड़ अरेंज करने, 5 करोड़ में क्या करोगे, 2 करोड़ हाईकोर्ट के जज को कह दूंगा भाई मेरे खिलाफ कंप्लेन हाईकोर्ट में तो करोगे, तो मैंने हाईकोर्ट के जज से पहले ही बात कर ली है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक्शन ले लो, मैं मैनेज कर लूंगा। आपके वकील को पता लग गया कि लोअर कोर्ट का जज ये वाला फैसला ले नहीं सकता, लेकिन उसने फैसला ले लिया और आप केस हार गए। केस हारने के बाद आपको दुख हो ही रहा है, तो आपके वकील ने बताया एक ही रास्ता है बचने का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कंप्लेन करते हैं, वहां से रिट जारी करवा दे। प्रतिषेध रिट जब जारी होती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के जज से ये कहता है कि जहां तुम काम कर रहे हो, जिस केस में, जिस फाइल पर, इमीडिएटली प्रतिषेध, इसको प्रोहिबिट कर दो, यू हैव टू टेक नो एक्शन। एक भी पेन से एक भी वर्ड आगे नहीं लिखना है, क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेन आई है कि आपने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, वायोलेशन ऑफ यूरिसडिक्शन। आपको जो पावर ही नहीं है, अब सरपंच को जो पावर दे रखी है 10 लाख रुपए तक की सड़क बना रखा है, 50 लाख की कैसे बना दी तुमने? मेडिकल कॉलेज सरपंच बनवा ही नहीं सकता, वो जिला प्रमुख अधिकार क्षेत्र में आता है। तो कोई मामला है ना, तो सरपंच ने ऊपर से कोई सेटिंग की है पैसा खाने के लिए, तो इसमें एक्शन होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर रहा है इस रिट में, नीचे के न्यायालय में जो जज है गलत निर्णय लेने वाला था उसको रोक दिया बीच में, व्हेन द केस इज इन पेंडिंग, जब केस पेंडिंग में सुनवाई चल रही है उस बीच में रोक दिया। अब आपके वकील ने क्या कहा, केस को रुकवा दिया, जज साहब के हाथ पैर बंधवा दिए, अभी हम पूरे नहीं आ रहे, लेकिन हमें आगे और कुछ करना पड़ेगा। क्या? ये जो केस है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भिजवाओ, फाइल को, टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तो केस को नीचे से ऊपर भेजने को कहते हैं उत्प्रेषण, ट्रांसफर, सर्टियोरारी। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये रिट जारी करेगा तो रिट में लिखता है कि तुमने जिस फाइल में, जिस मुकदमे में डिसीजन लिया है उस फाइल को एज इट इज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दिल्ली भेजो। अब केस नीचे से ऊपर चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जज तो, चूंकि वो लोअर कोर्ट से ही तो गया है वहां तक, सुप्रीम कोर्ट में जो आदमी 35 साल तक जज के रूप में काम कर चुका है, वो 10 सेकंड में बता सकता है पेज नंबर 1 पर तुम ये मिस्टेक करने वाले थे और तुमने ये मिस्टेक की है, और ये मिस्टेक क्यों की है? पैसे खाने के लिए की है। तो बड़ा जब कोई डॉक्टर सर्जन होता है तो वो छोटे डॉक्टर सर्जन की कमी को पकड़, तुमने ऐसे ऑपरेशन किया, मर जाएगा ये, पैसे खाने के लिए ऐसे काम करते, मुझे बुला लेते, सर आप एक विजिट का 20,000 रुपये लेते हैं, तो 20,000 रुपये ज्यादा है कि जान ज्यादा है? सर 20,000 ज्यादा है। ये हमारे डॉक्टरों का ईमान धर्म तो ये बचा है, आदमी मर जाए तो मर जाए, फर्नीचर होता है, आदमी का होता है वो, एक मर गया कल दूसरा आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही केस को अपने पास मंगा लिया तो सुप्रीम कोर्ट को स्टडी करता है, और स्टडी करते हैं सुप्रीम कोर्ट समझ में आ जाता है कि हाँ तुम गलत निर्णय लेने वाले थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी कर देता है कि लोअर कोर्ट के जज को बर्खास्त करना है। अब लोअर कोर्ट का जज बर्खास्त कैसे होगा? राज्य का राज्यपाल लोअर कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, राजस्थान के राज्यपाल ने अपॉइंट कर रखे हैं सारे जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो राज्यपाल इसको बर्खास्त कर देगा, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कस करके। इस तरीके से न्यायपालिका में बैठे हुए लोग मेरे और आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, और करते हैं तो हम रिलीफ मांग सकते हैं। लेकिन ये समझो कि ये इतना टेक्निकल मामला होता है, हमारे और आपके पास ना तो इतना टाइम होता है और ना हमें इतनी जानकारी होती है। बहुत ही कोई बिरले लोग हों जो फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग जानते हो। तो मैं कल एक केस सुनाऊंगा कि दिल्ली में जब मैं तैयारी करता था उसमें था, तो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी लड़की पढ़ती थी,
तो वो किसी लड़के से प्रेम चलता, स्कूलिंग से चल रहा था, कॉलेज में आते वो मैच्योर हो गया, तो वो दोनों में कोई हॉट टॉकिंग हो गई, तो लड़के को उस लड़की ने डॉग बोल दिया, कुत्ता, हाँ, गली वाला। अब आर्टिकल 21 में लिखा हुआ जीवन का अधिकार सम्मान के साथ जीना, इस शब्द की वजह से मेरा सम्मान के साथ जीने का अधिकार खंडित हो गया, तो देन मैं इस लड़की के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। तो बहुत ज्यादा उस समय छपा था जब हम लोग तैयारी करते थे, इसको थोड़ा बताऊंगा कल, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी, ठीक है। चलो लीजिए मैम, है ना।